खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी ने बाबा साहब अंबेडकर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर किया माल्यार्पण। कहा, उन दलितों, शोषितों और वंचितों की आवाज बनकर उभरे डॉक्टर अंबेडकर। संघ प्रमुख मोहन भागवत का आज गुजरात दौरा। अहमदाबाद में 8 साल बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में स्वयं सेवकों को करेंगे संबोधित। मून मिशन के लिए तैयार गाजियाबाद का रोवर 6 स्टूडेंट्स ने बनाया। नासा ने सेलेक्ट किया तो चंद्रमा की जमीन पर अंतरिक्ष यात्रियों को घुमाएगा। जल, थल व नभ से 24 घंटे होगी राम मंदिर की निगरानी। राष्ट्रपति भवन की तरह अभेद्य होगी सुरक्षा। गुड्डू मुस्लिम को शरण देने वाले सतीश पांडे से एसटीएफ कर रही पूछताछ। दोपहर बाद असद गुलाम का शव किया जाएगा सुपुर्दे खाक। और कोरोना के 6 नए केस आए सामने। 2023 में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 42 और 12 एक्टिव केस सामने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां मालगाड़ी में हुए हादसे का शिकार हुई है मालगाड़ी। 58 वैगन में अंबुजा सीमेंट लोड कर बस्ती को ले जाई जा रही थी। आपको बता दें कि मालगाड़ी चिलबिला जंक्शन पहुंची, बीच से एक वैगन डिरेल हो गया, जिसके बाद पायलट को गार्ड द्वारा सूचना दी गई और गाड़ी को रोक दिया गया। सूचना के बाद रेलवे के आला अफसरों के साथ आरपीएफ इंस्पेक्टर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और डिरेल हुई वैगन को ट्रैक पर लाने की कवायद तेज हो गई है। बढ़ते आगे, खबर प्रयागराज से है, जहां कल झांसी में हुए असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद उन्हें प्रयागराज लाया गया, जहां उन्हें सुपुर्दे खाक की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि प्रयागराज के कसारी बसारी गांव में कब्र खोदी गई है, जहां असद को दफनाया जाएगा। अतीक अहमद ने वहां जाने के लिए अर्जी दी है। सारे कार्य पुलिस की देखरेख में हो रहे हैं। खबर अयोध्या से है, जहां अग्निशमन स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन परिसर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। और आपको बता दें कि आज ही के दिन 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह पर मालवाहक जलयान पर भीषण आग लग गई थी, जिसमें 66 अग्निशमन कर्मी शहीद हुए थे। डीआईजी, एसएसपी अयोध्या सहित सभी उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने शहीद अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धांजलि दी और इस अवसर पर आग से बचाव के लिए सुरक्षा संबंधी निर्देश लिखित पंपलेट महोदय द्वारा विमोचित किया गया। और आज दिनांक 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह का जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। खबर संभल से है, जहां हमेशा से अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के कद्दावर सांसद डॉक्टर शर्फी कुर्रहमान बर्क ने एक बार फिर योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर पर योगी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में संविधान लागू है, देश में कानून मौजूद है और ये कोई कानूनी फैसला नहीं है, ये तो एक तरह से जुर्म है। अगर वास्तव में मुजरिम है तो उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और सपा सांसद ने योगी सरकार के एनकाउंटर की कार्रवाई को गलत बताया।
कानून हमारे पास मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये कोई कानूनी फैसला नहीं है, ये तो जुल्म है। अगर वो मुजरिम है तो उन्हें जेल भेजना चाहिए था। कोर्ट से अदालत में उनका केस चल रहे, चाहे वो फांसी लगती, चाहे कुछ भी उनके सजा होती, कुछ भी होता, तो उसका अदालत तय करे इन ऐसे मामला को। ये एनकाउंटर जो है मसले का हल नहीं है। ये तो मतलब ये कानूनी फैसला, ये कोई भी जुर्म करे, कोई किसी को का मर्डर करता है और कोई जुर्म करता है, तो इसमें बहरहाल हमारे पास कानून है, कानून से फैसला कराइए। उसे फांसी लगेगी, क्या होगा, तो किसी को कोई इतराज नहीं होगा। पर हाथरस से है, जहां जिले में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन सामाजिक तत्वों के द्वारा गांव में लगी हुई भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिससे समाज के लोगों को इस बात की जानकारी मिली तो उनमें आक्रोश देखा गया। सूचना पर पहुंची प्रशासनिक आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा तत्काल आक्रोशित लोगों को समझाया बुझाया गया और नई मूर्ति लाकर स्थापित कराई गई। पुलिस तहरीर के आधार पर नामजदों की तलाश में जुटी है। बढ़ते हैं आगे। इसी बीच आपको बता दें, बड़ी खबर गोंडा से। बिजली विभाग की लापरवाही से एक बड़ा हादसा हुआ है। टूटकर गिरे बिजली के तार से खेत में भीषण आग लग गई। आग बुझाने पहुंचे किसान की करंट लगने से मौत हो गई। फसल के साथ खेत में किसान का शव जला। आग बुझा रहे लोगों को करंट का झटका भी लगा, तो सूचना के बाद भी बिजली नहीं काटी गई। लापरवाही से किसान की मौत से लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। जर्जर बिजली के तारों की कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, इसके बावजूद भी इसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। फिर भी विभागीय अधिकारी अनजान बनते नजर आ रहे हैं। सूचना पर गांव पहुंचे बिजली विभाग के अधिकारी। पारसपुर थाना क्षेत्र के गडरू गांव का ये मामला बताया जा रहा है। बिजली विभाग की लापरवाही से एक बड़ा हादसा सामने आ रहा है। तो कई बार शिकायत करने के बावजूद भी इस मामले का संज्ञान नहीं लिया गया। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, रोडवेज परिचालकों ने चक्का जाम कर दिया। क्षेत्रीय प्रबंधक की मनमानी से परेशान परिचालकों ने चक्का जाम किया। लखनऊ के सभी बस अड्डों के चालक परिचालक का कार्य बहिष्कार करते नजर आए। उपनगरीय डिपो में 120 बसों में मात्र 26 बस ही कार्यरत हैं। सवारी नहीं होने पर भी 20 मिनट में बस अड्डे से निकलने के आदेश हैं। इनकम कम होने पर चालक और परिचालक को प्रताड़ित किया जा रहा है। क्षेत्रीय प्रबंधक के निलंबन नहीं होने तक ये कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। तो कार्य बहिष्कार से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चालक और परिचालक के बीच की लड़ाई इस बस में यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी पड़ती नजर आ रही है। रोडवेज परिचालकों ने चक्का जाम कर दिया। क्षेत्रीय प्रबंधक की मनमानी से परेशान होकर चक्का जाम किया गया। हम लोग अवध डिपो के समर्थन में आरएम मनोज पुंडीर के द्वारा उत्पीड़न शोषण चालकों पर चालकों का किया जा रहा है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आप एक सवारी लेके जाओ
15 मिनट में चाहे इनकम आती है या नहीं आती, अगर इनकम नहीं आती तो वो कटौती कर रहे हैं, संविदा समाप्ति जैसी कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने सारे लखनऊ रीजन के 6 डिपो ने RM मनोज पुंडीर को हटाने के लिए ये आंदोलन चालू किया। चक्का जाम तब तक रहेगा जब तक RM मनोज पुंडीर नहीं हटाए जाएंगे। इनके खिलाफ कहीं शिकायत की आप लोगों ने कार्रवाई? हम लोगों ने मानव अधिकार आयोग में उपनगरीय हैदरगढ़ के कम से कम समस्त चालक परिचालक ने मानव अधिकार में इनके खिलाफ रीट दायर की हुई है। रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर बता दें, डाकघर का घोटाला सामने आया है। महानगर उप डाकघर में करीब 59.85 लाख का घोटाला। उप डाकघर के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। पुलिस ने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। विभागीय जांच में घोटाले की पुष्टि, दस्तावेज से लाखों का खेल सामने आ रहा है। खाता ग्राहक की शिकायत पर यह खुलासा हुआ। ऑनलाइन अपने खाते में ट्रांसफर, आरोपी ने ट्रांसफर कर ली ये रकम। महानगर थाना में दर्ज हुई उप डाकघर घोटाले की रिपोर्ट। तो मुकदमा लेख पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। घोटाला सामने आने से हड़कंप, करीब 59.85 लाख का ये घोटाला बताया जा रहा है। तो मुकदमा लिख लिया गया है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। अमेठी से बड़ी खबर आपको बता दें, सेना के जवान के भाई ने स्मृति ईरानी की शिकायत की है। सेना के जवान के नाम दर्ज भूमि पर कब्जा हुआ है। कांग्रेस के किसान जिलाध्यक्ष ने अवैध रूप से ये कब्जा किया। जिलाध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए ये शिकायत की गई है। जिले के आला अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई। शिकायत के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तहसील के तारापुर कसारा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। सेना के जवान के भाई ने स्मृति ईरानी से इस बात की शिकायत भी की है। कांग्रेस के किसान जिलाध्यक्ष हैं जो स्मृति ईरानी से शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे। कसारा गांव का ये मामला है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता दें, डीएम चंद्रप्रकाश सिंह ने की भूसा दान करने की अपील। गौशालाओं में चारे की परेशानी के चलते बुलंदशहर की जनता से डीएम की अपील। डीएम ने कहा, जनपद में 160 गौशालाओं में मौजूद हैं करीब 30,000 गौवंश। तो गौशालाओं में गौवंशों का भरण पोषण किया जा सके, चारे की कमी से गौवंश को निजात मिले। तो डीएम चंद्रप्रकाश सिंह ने भूसा दान करने की अपील की है, क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर चारे के अभाव में गौवंशों की मौत का मामला सामने आ रहा था।
विनम्र अनुरोध कर रहा हूं। आप सभी अवगत हैं कि जनपद में 160 गौशालाएं हैं जो निराश्रित गौवंश को संरक्षित करने के लिए बनाई गई हैं, जिसमें लगभग 20,000 गौवंश बेसहारा गौवंश उसमें संरक्षित हैं। वर्तमान में गेहूं की कटाई और मड़ाई का समय चल रहा है। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि प्रत्येक किसान अपनी क्षमता के अनुसार कम से कम 10 किलो भूसा और अधिक से अधिक उसकी जितनी क्षमता है सभी गौशालाओं में दान करें, ताकि ये हमारे जितने भी निराश्रित गौवंश हैं उनकी हम अच्छे से देखरेख कर सकें और अच्छे से देखरेख कर सकें। तो डीएम की एक अच्छी पहल गौवंशों के लिए। बढ़ते आगे, उमेशपाल हत्याकांड में यूपी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यूपी एसटीएफ ने झांसी में अतीक अहमद के बेटे असद को ढेर कर दिया और इसके साथ ही उमेशपाल की दिन दहाड़े हत्या करने वाले मोहम्मद गुलाम को भी ढेर कर दिया गया। उमेशपाल हत्याकांड में असद की भूमिका। उमेशपाल हत्याकांड में शामिल 5 शूटरों में से एक था असद अहमद। हत्याकांड का मास्टरमाइंड और केस में एक अहम किरदार बताया गया। असद अहमद अतीक का तीसरे नंबर का बेटा था। असद LLB का स्टूडेंट था। पुलिस असद की तलाश उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल से लेकर नेपाल तक में कर रही थी। कौन था गुलाम मोहम्मद? गुलाम मोहम्मद प्रयागराज में भाजपा के एक स्थानीय नेता का भाई था। उमेश हत्याकांड में गुलाम का नाम आने के बाद उसके भाई को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया था। जब उमेशपाल हत्याकांड की सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो एक दुकान के अंदर खड़े शूटर को मोहम्मद गुलाम बताया गया था। असद का बेहद करीबी था गुलाम मोहम्मद। यूपी एसटीएफ को आशंका थी कि असद और गुलाम एक साथ किसी महफूज जगह पर छुपे हुए हैं। यूपी एसटीएफ की टीम ने उमेशपाल हत्याकांड के 50 दिन बाद इस केस में आरोपी अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और शूटर गुलाम मोहम्मद को झांसी में एक मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया। इन दोनों पर यूपी पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान अतीक की प्रयागराज में पेशी चल रही थी। बेटे के एनकाउंटर की खबर सुनकर वो रोने लगा। गला सूखा तो पानी मांगा और फिर सर पकड़कर बैठ गया। बता दें कि 24 फरवरी को उमेशपाल के मर्डर के बाद से ही असद और गुलाम मोहम्मद फरार थे। एसटीएफ 48 दिन से लगातार इन्हें ट्रेस कर रही थी और झांसी में इनकी लोकेशन मिलने पर मार गिराया। एनकाउंटर को डिप्टी एसपी नवेंदु और डिप्टी एसपी विमल लीड कर रहे थे। देखिए, जो अपराध करे उसे डरना चाहिए, लेकिन जो जेल में है वो कोर्ट में जाएगा। जो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट जो सजा सुनाएगी उसके हिसाब से उसको सजा दिलाने का काम किया जाएगा। लेकिन अपराध करने वाले अब ये समझ लें कि अपराधियों का संरक्षण करने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार अब उत्तर प्रदेश में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार। समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे हैं। हाँ। समाजवादी पार्टी को ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं। समाजवादी पार्टी ने राजनीति का अपराधीकरण किया है, अपराधियों को राजनीति में बढ़ाने का काम किया है, अपराधियों को विधायक और सांसद बनाने का काम किया है। जिन अपराधियों को जेल के सीगचों में होना चाहिए वह डीएम और कप्तान को सपा सरकार के समय ऑर्डर देते हुए दिखाई देते थे। अच्छा, बसपा से ताल्लुक क्या रख रही हैं? सपा बसपा में कोई अंतर नहीं, कांग्रेस में कोई अंतर नहीं। कोई भ्रष्टाचार का दोषी है, कोई अपराधियों को संरक्षण का दोषी है, कोई तमाम ऐसी तुष्टीकरण की घटिया राजनीति का दोषी। बता दें, मुठभेड़ के बाद उमेशपाल की मां बोली, मेरे बेटे को सरेआम गोली मार दी। आज की कार्रवाई से हम लोगों को थोड़ी सी शांति मिली है। मेरे बेटे के हत्यारे मारे गए। ये जो 2 एनकाउंटर हुए हैं उन्हें पाप की सजा मिली। देर है अंधेर नहीं है। योगी जी को धन्यवाद। वहीं अमिताभ यश एडीजी यूपी एसटीएफ ने कहा कि हमें जानकारी थी कि इनके पास विदेशी हथियार है। हम तैयार थे। जिस तरह इस गैंग ने उमेशपाल और उनके दोनों गनर्स को मारा था, इन आरोपियों को पकड़ना आसान नहीं था। दोनों के पास ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर और वॉल्थर पिस्टल मिली है। यह हथियार रेयर है। एसटीएफ के डीआईजी
अनंत देव तिवारी ने कहा, असद और गुलाम को हमारी टीम ने मार गिराया है। उनके पास से पिस्टल, रिवॉल्वर और विदेशी हथियार भी बरामद हुए हैं। जबकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपाई न्यायालय में विश्वास नहीं रखते, ये फेक एनकाउंटर है, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। इसी के साथ प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा, सरकार की अपराध और अपराधियों माफियाओं को खत्म करने की जो प्रतिबद्धता है वह आप जानते हैं। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। 12:30 बजे से 1 बजे के बीच सूचना के आधार पर कुछ लोगों को रोका गया तो दोनों तरफ से गोलियां चली। उस ऑपरेशन में एसटीएफ ने असद और गुलाम पर फायरिंग की। ये घायल हुए और बाद में दम तोड़ दिया। असद और गुलाम ये दोनों मुख्य शूटर्स थे जो 24 फरवरी 2023 को धूमनगंज थाना क्षेत्र प्रयागराज में घटना हुई थी, जिसमें उमेश पाल जो एक इम्पॉर्टेंट मुकदमे के गवाह थे और उनको प्रदत्त 2 सिक्योरिटी पर्सनल जो 2 पुलिसकर्मी जो उन्हें दिए गए थे विद सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटिक आर्म्स, इन तीनों की हत्या की गई थी। और ये गैंग तत्काल आइडेंटिफाई हो गया क्योंकि टेक्निकल इनपुट्स भी थे हमारे पास और साथ ही सीसीटीवी फुटेजेस भी मिले। सीसीटीवी फुटेजेस आप सभी ने पूरे देश में दिखाया है। इन अपराधियों के पीछे एसटीएफ तभी से लगी हुई थी। ये प्रेस्टिजियस केस था क्योंकि ये कानून व्यवस्था सिस्टम के जड़ पर प्रहार था जब एक इम्पॉर्टेंट विटनेस का मर्डर हुआ। और आज फाइनली इन्हें ट्रैक डाउन करके उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने इन्हें आज मार गिराया है। देखिए, आपने 24 फरवरी को एक उमेश पाल हत्याकांड हुआ था जिसमें हमारे 2 आरक्षीगण जो उनको एस्कॉर्ट कर रहे थे वो भी मारे गए थे। और आज ये जनपद झांसी में थाना बड़ागांव क्षेत्र में परीक्षा पावर हाउस प्लांट के पास में ये सूचना मिली कि इस घटना में मेन जो अभियुक्तगण हैं जिन पर शासन से 5-5 लाख रुपए का पुरस्कार है, असद पुत्र अतीक और गुलाम पुत्र मकसूदन, ये वहाँ पर हैं। इनके पकड़ने के प्रयास में एसटीएफ की टीम द्वारा इनको चैलेंज करने के बाद भी ये रुके नहीं और इन्होंने एसटीएफ की टीम में फायर किया। रिटेलिएटरी फायर, आत्मरक्षार्थ किए गए फायर में ये दोनों बदमाश मारे गए। 24 फरवरी 2023 वो तारीख थी जब प्रयागराज में दिन दहाड़े राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल जब अपने घर जा रहे थे तब गली के बाहर कार से निकलते ही उन पर शूटरों ने फायरिंग कर दी थी। इस दौरान बम भी फेंके गए थे। इस हमले में उमेश पाल और उनके 2 गनर्स की मौत हो गई थी। उमेश पाल की पत्नी ने इस मामले में अतीक, उसके भाई अशरफ समेत 9 लोगों पर मामला दर्ज कराया था। उस दिन शूट आउट की जो तस्वीरें मौका वारदात पर लगे कई सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, उनमें से एक कैमरे की फुटेज में दिख रहा था कि उमेश पाल की कार के पीछे एक सफेद रंग क्रेटा कार चल रही थी। जब उमेश पाल पर हमला हुआ तो एक शूटर उस क्रेटा कार से निकलकर बाहर आया था और उसने भी उमेश पाल को निशाना बनाकर गोलियां चलाई थी। उसी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जब शिनाख्त की तो पता चला था कि वो शूटर कोई और नहीं बल्कि अतीक अहमद का तीसरा बेटा असद अहमद था। इसी के बाद से यूपी पुलिस ने उसका नाम 5 प्रमुख आरोपियों की लिस्ट में शामिल किया था। पुलिस को इस हत्याकांड में 5 शूटरों की तलाश थी, जिनमें अतीक अहमद का बेटा असद अहमद, अरमान, गुलाम मोहम्मद, गुड्डू मुस्लिम और साबिर शामिल हैं। इन सभी पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इतना ही नहीं, पुलिस ने शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान और हत्याकांड में इस्तेमाल क्रेटा कार के ड्राइवर अरबाज को एनकाउंटर में मार गिराया था। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद सभी शूटरों के नाम के 7 तस्वीरें सामने आई थी, जिनमें विजय चौधरी की पहचान नहीं हो पाई थी। विजय को लगा था कि उसे किसी ने पहचाना नहीं है, इसलिए वह मोहम्मद गुलाम के साथ नहीं भागा था। 28 फरवरी को गुलाम के आखिरी मूवमेंट के बाद से कोई लोकेशन नहीं मिली थी। 28 फरवरी को ही गुलाम अजमेर जा पहुंचा था। 4 फरवरी को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस अब तक 4 शूटर्स का एनकाउंटर कर चुकी है। पहला एनकाउंटर प्रयागराज में ही 27 फरवरी को अरबाज का हुआ था
अरबाज उस क्रेटा कार को चला रहा था जिससे बदमाश उमेश पाल के घर तक पहुंचे थे। इसमें असद भी था। वहीं दूसरा एनकाउंटर 6 मार्च को हुआ था। उसमें उमेश पर पहली गोली चलाने वाले विजय चौधरी उर्फ उस्मान को मुठभेड़ में मार गिराया गया था। यानी अब तक इस मामले में 4 एनकाउंटर हो चुके हैं। अतीक के परिवार की मदद करने वाले 3 आरोपियों और करीबियों के घर पर बुलडोजर भी चल चुका है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।